Okay, दोस्तों, तो after defining torque, let's define one more thing that is called the angular momentum. Okay. Now, angular momentum is defined as, written as L vector. Now, how is it defined? Simple. It is the moment of linear momentum. It is the moment of linear momentum. ठीक है, यानी कोई भी अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, वो बॉडी अगर मान लो v वेक्टर से जा रहा है, यहां पर है हमारा एक्सिस, ये है इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, ठीक है। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है L वेक्टर, दैट इज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, यहां पे p उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम है। सो r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, that's the way the angular momentum is defined for a point mass. अगर कोई बॉडी है जिसका लीनियर मोमेंटम p वेक्टर है, तो उसका हमारा जो मोमेंट होगा कोई एक्सिस के अबाउट, तो उसको हम बोलेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम कब जीरो होगा? एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा अगेन, या तो बॉडी मूव ना करे, वो तो ऑब्वियस कंडीशन है, या तो हमारा बॉडी जो है वो हमारा एक्सिस, बॉडी पे ही मैं एक्सिस ले लूं, तो या तो फिर v वेक्टर और r वेक्टर आपस में कोलिनियर या फिर पैरेलल हो। इस केसेस में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, तो कोई बॉडी अगर हमारा ट्रांसलेट कर रहा है, कोई बॉडी अगर हमारा ट्रांसलेट कर रहा है, फिर तो मामला भयंकर चिल है, ठीक है। पॉइंट मास के लिए तो मामला भयंकर चिल है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी है, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, राइट। बॉडी पे कोई पॉइंट है और इसके अबाउट ये हमारा ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर, इसको हम ओमेगा वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम ट्रीट उसको स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। हाँ, बट अभी दिमाग मत लगाना उस पर, वैसा रोटेशन बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस है। हाँ, लेकिन जेई एडवांस ने पूछा है, वी विल डू इट इन वेरी डिटेल। जेई एडवांस में एक बार एक क्वेश्चन आया था 2016 में, जो इस वाले चीज के लिए इंपॉर्टेंस जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़ा देता है। मेंस नीट भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। हमारे लिए ओमेगा स्केलर है, या तो क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज है, बात खत्म, ठीक है। मेंस और नीट पर सवाल ही नहीं पैदा होता है, बट फॉर एडवांस्ड वी हैव टू डू दैट पार्ट ऑफ थिंग, जहां पर बेसिकली ओमेगा का वेक्टोरियल ट्रीटमेंट हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ओमेगा इज एक्चुअली अ वेक्टर, जो हमारा v वेक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है। कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी जो होती है v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये होता है, ठीक है। मान लो अभी फिलहाल, ओके, इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जा ही नहीं रहा हूं,
तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर। अच्छा, फिलहाल के लिए जो हमारा ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन है वही हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी हम मानने वाले हैं। अगेन दैट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। कब होगा कब नहीं होगा वो काफी कॉम्प्लेक्स है, करेंगे बाद में। उसका मैं पूरा अलग सेक्शन तुम्हारा प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसमें प्लेलिस्ट में देखना 3D रोटेशन को लेकर मैं चर्चा किया हूं, तो वहां पे आपको दिख जाएगा ये सारी चीजें, जहां पे हमारा एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर, फ्रैंकली स्पीकिंग आई इज नॉट अ ट्रू स्केलर। आई जो होता है वो एक ट्रू स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। सो दिस इंटरप्रिटेशन इज एक्चुअली रॉन्ग, बट हाँ ठीक है, हमारे लिए राइट नाउ जो हम काम करने वाले हैं बहुत बढ़िया अप्लाई होगा। एल वेक्टर इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर। हम तो एल और ओमेगा को वेक्टर की तरह ट्रीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेन पे होगा जो भी रोटेशन, उस पे तो हम सिंपली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हम ओमेगा वेक्टर को लेकर हल्का सा चर्चा किए थे, उसी चीज का कंटिन्यूएशन में बात कर रहा हूं। ये सब मैंने वहां पर भी लिखवाया था, ठीक है, बट राइट नाउ फॉरगेट अबाउट इट। तो अगर मान लो कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसके लिए एल वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर, ठीक है। सो अब ध्यान दो, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, तो एल वेक्टर अगर मान लो आई इंटू ओमेगा वेक्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कांस्टेंट है, तो डीएल वेक्टर बाय डी इंटू ओमेगा वेक्टर, ठीक है, राइट। आई इंटू अल्फा वेक्टर, राइट। एक तो हम लोगों ने ये लिख लिए, और दूसरा अगर मैं यहां पे देखूं एक बार, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो डीएल बाई डी टी, पहले आर को कांस्टेंट रख के वी को डिफरेंशिएट करो, प्लस वी को कांस्टेंट रख के आर को डिफरेंशिएट करो। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट एल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एम इंटू डीवी बाई डी टी। क्या होता है, और यहां पर क्या आता है, आर क्रॉस वी क्या होगा, बट v क्रॉस v is definitely zero. V cross v is definitely zero. So what we can write is L vector equals to m into r vector cross a vector, r vector cross m a vector. So what we can write is sorry क्या लिख दिया मैंने, पागल हो गया, सॉरी। dl by dt, but ma vector is nothing but force, तो dl vector by dt will be equals to r cross f, and that is nothing but tau vector. भाईचारा का शुरुआत यहां से होती है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, तो एग्जैक्टली वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम
is equals to the external torque applied. हम जो कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसका वो हमारा बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होने वाला है. सो इसी चीज को अगर मैं यहां पर भी इंटरप्रेट करूं तो यहां से मैं और एक चीज अब लिख सकता हूं. ये भी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा एंगुलर मोमेंटम है. तो जो हमारा टॉर्क होगा दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज I इंटू अल्फा. देखो बिल्कुल भाईचारा है. सुनो क्या क्या है. भाईचारा को मैं वहां साइड पे लिखता हूं. ठीक है. F इक्वल्स टू एम था तो टाउ इक्वल्स टू आ गया आई अल्फा. लीनियर मोमेंटम P जो था वो था हमारा mv वेक्टर और यहां पर एंगुलर मोमेंटम L आ गया I इंटू ओमेगा वेक्टर. ठीक है. नाउ dp बाई dt वॉज F वेक्टर. यहां पर dl बाई dt हमारे पास आ गया टाउ वेक्टर. तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है. वो सिमिलैरिटीज पे हमें ध्यान देना है. अच्छा इस चीज का और एक इंटरप्रिटेशन है वो देख लो. हमारे पास मान लो कोई एक बॉडी है. ये उसका सेंटर ऑफ मास है. ये इसका सेंटर ऑफ मास है. ये सेंटर ऑफ मास ऐसे v वेक्टर से जा रहा है. ठीक है. और ये ऐसे ओमेगा वेक्टर से रोटेट कर रहा है. यहां पर ये वाला जो है ये हमारा एक्सिस है जो बॉडी के बाहर है. ठीक है. ये हमारा आर वेक्टर है. अच्छा इसके अबाउट बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई. तो ये एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम इसको अगर मैं एल वेक्टर बोलता हूं तो एल वेक्टर सिंपली कम्स आउट टू बी m इंटू r क्रॉस v प्लस I इंटू ओमेगा वेक्टर. यानी क्या है. अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है तो बाहरी कोई पॉइंट के अबाउट जो हमारा इसका एंगुलर मोमेंटम होगा दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट दैट एक्सिस. इट्स अ वेग वे ऑफ सेइंग बट ठीक है. मतलब इस पूरा मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसेंट्रेट मान लो. उस पॉइंट मास का जो एंगुलर मोमेंटम होता इज वेरी वेग वे ऑफ सेइंग बट हां हम बोलेंगे वैसे ही. तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास. यानी हमने सारे केस कर लिए. बॉडी ऑनली ट्रांसलेट, बॉडी ऑनली रोटेट, बॉडी ट्रांसलेट प्लस रोटेट. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑफ अ बॉडी ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. कोई बाहरी पॉइंट है. देखो बॉडी के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं इट विल बी वेरी टीडियस. वी विल डिस्कस इट लेटर. ठीक है. बॉडी के बाहर कोई एक पॉइंट है मेरे पास. ठीक है. फिक्स पॉइंट है हवा में कहीं पर कुछ है. तो उस एक्सिस के अबाउट उस पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ कोई एक्सिस अगर ले लिए
तो उस एक्सिस के अबाउट जो नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है, सारे मास को वहां पे कंसेंट्रेट कर लो, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा प्लस उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो बॉडी का रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम जितना होने वाला है, इन दोनों का सम, वेक्टर सम को हम बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम मानने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इफ टाउ वेक्टर इक्वल्स टू 0 तो dl बाई dt इक्वल्स टू 0, यानी l वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, if there is no external torque, angular momentum of body is conserved। अगर हमारा कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा कंजर्व्ड होगा। दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जस्ट लाइक द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां पर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ अच्छा, हमारा जो बॉडी था उसका टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते थे? इंपल्स ऑफ द फोर्स। ठीक है। तो यहां पर भी डेल्टा एल वेक्टर इज कॉल्ड एल वेक्टर इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंट, एंगुलर इंपल्स। ठीक है। इट इज कॉल्ड द एंगुलर impulse, and that is again integral tau vector into dt 0 to t, and based on that हम क्या बोलेंगे इसमें? या तो हमारा फाइनाइट टॉर्क होता है, या तो हमारा जैसे एग्जैक्टली वहां पर भाईचारा किए थे, या तो हमारा टॉर्क होता है वो इंपल्सिव टॉर्क होता है। ठीक है। वो सारे डिस्कशन हमने मोमेंटम में किए थे, वापस करके मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, वहां से इंटरप्रिटेशन को भाईचारा से यहां पर उठाओ। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, पावर P वहां पे क्या होता था? F डॉट V। तो यहां पे अब हम डिफाइन करेंगे पावर ऑफ अ टॉर्क। ठीक है। तो मान लो कोई बॉडी में टाउ वेक्टर अप्लाई हो रहा है और बॉडी उसी प्लेन में रोटेट कर रहा है एंगल दी थीटा। ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल बी सिंपली, मैं मैग्नीट्यूड को लेकर बात कर रहा हूं, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, दैट इज इक्वल्स टू आई ओमेगा इंटू डी थीटा, सॉरी आई अल्फा इंटू डी थीटा, दैट इज डी डब्ल्यू। सो पावर दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, आई अल्फा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है। यानी या फिर ऐसे भी लिख दो, आई अल्फा इंटू ओमेगा।
वहां पे पावर क्या होता है? F इंटू वी। वहां पर पावर क्या होता है? F इंटू वी। ठीक है, यहां पर पावर क्या होगा? टाउ वेक्टर, वेक्टोरियली लिखूंगा तो टाउ वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। ठीक है, राइट। यहां पे वेक्टोरियल इंटरप्रिटेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वेक्टोरियल इंटरप्रिटेशन इज वेरी टीडियस, दिमाग ही मत लगाओ। सब कुछ एक प्लेन पे हो रहा है ना, जिस प्लेन पे घूम रहा है उसी पे आंख सटा के बैठ जाएंगे। ठीक है, जिस प्लेन पे घूम रहा है, अगर एक प्लेन पे नहीं घुमा तो क्रांति है। जेईई एडवांस 2016 किया था क्रांति, बात की बात। ये हमारा पावर ऑफ अ टॉर्क है। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं, डी डब्ल्यू कितना होता है? आई अल्फा डी थीटा। तो आई अल्फा को लिख सकता हूं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू कैन बी इंटरप्रिटेड एज आई ओमेगा डी ओमेगा। मैं डब्ल्यू और ओमेगा एक जैसे दिखता है, तो जो टोटल वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, मान लो 0 से ओमेगा पे आया है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड बाय डेफिनेशन यही हमारा काइनेटिक एनर्जी भी होने वाली है। वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पे क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। राइट, समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास वीसीएम से जा रहा है, मास है एम, और ये ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है, ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई है। तो यहां पर जो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, that will be equals to translational kinetic energy plus the rotational kinetic energy, that is equals to half m into VCM square plus half I into omega square। ठीक है, समझ में आया? So, your total kinetic energy होगी that will be equals to half m into VCM square, the translational kinetic energy plus half I into omega square, I जहां पे center of mass के about moment of inertia है। ठीक है, अच्छा, बाय द वे यहां से मैं अगर और एक चीज इंटरप्रेट करूं, dw equals to tau d theta, तो इंटीग्रल टाउ डी थीटा। ठीक है, अगर टाउ कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, इफ टाउ इज कांस्टेंट। जैसे वहां पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पे टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो प्रॉपर भाईचारा हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट थिंग, अगर मान लो कोई एक रॉड है, कोई भी एक बॉडी है, मैं रॉड मान लिया, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे V से घूम रहा है, और ये इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी है, ओमेगा वेक्टर। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा दैट इज द VCM वेक्टर, और ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा वेक्टर
सो ये अगर हमारा आर वेक्टर है, मान लो कोई भी अगर पॉइंट है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P will be equals to center of mass का velocity plus the अभी एंगुलर मोमेंटम, P एंगुलर मोमेंटम नहीं है ना, पॉइंट P है वो। सो बॉडी का जो कोई भी जनरल पॉइंट होगा उसका नेट वेलोसिटी जो होगा वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के कारण का जो इफेक्टिव हमारा वेलोसिटी होगा, यानी दोनों वेलोसिटी का जो वेक्टर सम होगा वो हमारा कोई भी पॉइंट का इन जनरल नेट वेलोसिटी होने वाली है। एंड इसी को अगर मैं आगे इंटरप्रेट करूं, सेम फॉर एक्सीलरेशन ऑल्सो, यानी जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा वो तो हर पॉइंट को मिल जाएगा, इसके अलावा जो बाकी हमारा रोटेशनल इफेक्ट के चलते एक्सीलरेशन है उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक प्रिलिमिनरीज रिगार्डिंग द डायनामिक्स ऑफ रोटेशन। अब हम लोग इसके हर एक पार्ट को इंडिविजुअली डिटेलिंग के साथ करने वाले हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इनका जो बेसिक इक्वेशंस है वो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरह, यानी हम लोग जो पढ़ के आए हैं उसी का भाई है। v का भाई ओमेगा, a का भाई अल्फा, मास का भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास का भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स का भाई टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का भाई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर इंपल्स का भाई एंगुलर इंपल्स, एंड देन उसका काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशनल के भाई रोटेशनल। यहां पर प्रॉपर भाईचारा है, लेकिन अब ये सारे के सारे पार्ट को हम काफी ज्यादा विस्तार में, काफी ज्यादा डिटेलिंग के साथ करने वाले हैं। वी स्टार्ट विद द मोस्ट सिंपल केस एंड दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम। इससे अच्छा क्या हो सकता है, जो बॉडी हमारा, सिस्टम हमारा हिले ही ना, यानी वो हमारा एब्सोल्यूट रेस्ट पर है। इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा, लॉजिकली सोचो। अगले वीडियो का हम शुरुआत करते हैं।